हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? यस 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 यस। स्वाति, सोनम, अंकिता, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट से जरा ग्रुप को शेयर कर दीजिए विद ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, सो दैट सबको पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो गई है। यस प्लीज। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, हम लोग ना थ्योरी में क्या पढ़ रहे थे, एक बार याद करेंगे जरा। सर हम लोग ना थ्योरी में, अच्छा नोट्स मैंने आप मॉर्निंग में शेयर करे हैं, कुछ मैंने चेंज करे हैं थ्योरी के अंदर नोट्स। ठीक है, तो आई थिंक आज हमारा क्लास नंबर क्या है, 7 है। सर वर्किंग कैपिटल चैप्टर का क्वेश्चन डिफिकल्ट है, स्कैनर में स्टडी मटेरियल जैसे क्वेश्चन नहीं है। साक्षी, एक्चुअली में क्या है, जो आप वर्किंग कैपिटल का स्कैनर देख रहे हो ना, वो स्कैनर बेसिकली आप समझो, क्योंकि न्यू सिलेबस तो अभी अभी आया है, तो इसका मतलब उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कहीं और से दिए हुए हैं, कहीं सीए से उठा रखे हैं, कहीं सीएस से उठा रखे हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी देख लूंगा, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ मुझे लगेगा रेलेवेंट है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। चलिए अब 2 मिनट के लिए जरा सामने देखेंगे सारे। इधर देखो बेटा, सारे बच्चे सामने देखेंगे, वेरी गुड। सर हम लोगों ने थ्योरी में हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे बेटा, ठीक है, पूरी तरह से हम वाइंड अप करेंगे। चैप्टर फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपन आज कर देंगे पूरा खत्म, ठीक है। एक बारी फटाफट से याद करेंगे हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है और अब हम आज क्या पढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है, अभी तो देखना जरा सारे। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। तो हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि इशूड किया जाता है, जिसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, राइट। यस। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो, सेकंड नंबर पे आप लोगों को ये पढ़ाया गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर आपको ये बताया गया था थर्ड नंबर पे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट क्या है। याद आ रहा होगा, तो हमने एक कंप्लीट लिस्ट पढ़ी थी रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने ना हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में समझना शुरू करा कि इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है। सबको याद आ रहा है? माइक में एयर आ रही है? अच्छा एयर आ रही है, ये लो, अब नहीं आएगी एयर, और बोलो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे जरा। कौन मुझे बताएगा, लास्ट क्लास में हमने 1 से लेकर 24 तक क्या सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में कंप्लीट कर लिए बेटा? हमने इन डिटेल कहां तक पढ़ लिए? 1 से लेके 24 तक। आई एम वेरी श्योर यहां तक सबको क्लियर है। यस प्लीज। तो आज का जो सेशन है ना, उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखो 1 से लेके 24 तक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे क्लियर हैं।
आज मुझे जो आपको पढ़ाना है लिख लीजिए। एक तो पढ़ाना है मुझे AS 25, एक मुझे पढ़ाना है AS 26, AS 27, AS 28 और AS 29। सुनते रहना जरा आज क्या क्या होएगा। पहले तो हम ये 5 AS पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट IFRS के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट इंड AS के बारे में। ठीक है जी। तो बेसिकली ऑलमोस्ट आई विल ट्राई कि हम ये सारा पार्ट आज खत्म कर लेंगे। क्लियर है। और नेक्स्ट क्लास से ना सुन लो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल जैसे अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर लिए उसमें आई थिंक दिस इज माय 7th लेक्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 7 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किसको कवर अप कर लिया बेटा? 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंट्स के पहले 3 चैप्टर कवर अप कर लिए, राइट? जो कि प्योर थियोरेटिकल चैप्टर्स थे, प्योर थियोरेटिकल चैप्टर्स थे। ठीक है ना, ये प्योर थ्योरी। थोड़ा फॉर अ चेंज अब मैं क्या करूंगा, 3 क्लासेस बैक टू बैक, 3 क्लासेस बैक टू बैक हम लोग FM की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है ना, 3 क्लासेस बैक टू बैक हम FM की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर 2 क्लासेस मैं लूंगा जिसके अंदर अकाउंट्स की मिक्सिंग थ्योरी कराऊंगा। अच्छा, अकाउंट्स की मैं पहले क्यों नहीं करा रहा, पहले बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। अकाउंट्स की मिक्सिंग इसलिए, देखो अभी हमारा अकाउंट्स रिवीजन में स्टार्ट नहीं हुआ इवनिंग में, तो जब इवनिंग में हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, सुन लो, जब हम इवनिंग में क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, तब हम उन चैप्टर की थ्योरी हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब ही नहीं है चेताली, वो पढ़ ही नहीं सकते आप। ICSI ने वो पता नहीं क्यों दे दिया आप लोगों को, वो हिम्मत ही नहीं है। अगर मैंने वो पढ़ा दिया ना तो पूरा आपको छोड़ना पड़ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग डालो AS 25। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। हाँ जी, कोई बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 है क्या? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। याद करो, पहले तो नाम याद करो। देखो हमेशा याद रखना, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। तो कौन बताएगा इसका नाम क्या है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है जी। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कोई भी कंपनी, हाँ जी सुन लीजिए, कोई भी कंपनी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उसको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स बनानी है, नंबर 1। दूसरा सवाल यह है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या कंटेंट आएगा, मतलब जब हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, उसका कंटेंट क्या होगा, क्या वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो AS 25 इज ऑल अबाउट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। The objective of the standard is to prescribe the minimum content of an interim financial report। यानी कि एक interim financial report में क्या क्या चीजें आएंगी ये हमें बताता है AS 26। जरा सारे बच्चे एक बार दोबारा बता दीजिए, AS 26 बेसिकली क्या है? हाँ जी, हाँ जी, AS 26 क्या है, कौन बताएगा? AS 26 इज ऑल अबाउट कि कौन कौन सा, यानी कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड टू प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ द कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या है इसका, कि जब भी आप कोई भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमारा मिनिमम कंटेंट क्या होगा, सबसे पहली बात, और प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन क्या होगा। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब समझो क्या है। मेरे को एक बात बताओ, आमतौर पे डेप्रिसिएशन आप कैसे लगाते हो? साल की, है ना, एनुअल करते हो। यानी कि सारी चीजें जो हम मेजर करते हैं क्या वो ईयर एंड में करते हैं। लेकिन जब हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे होंगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही होंगी कि सर इस चीज को कैसे मेजर करना है, इस चीज को कैसे डिस्क्लोज करना है। तो ये सारी बातें
हमें कौन बताता है? AS25 बताता है। तो AS25 पहले तो ये बताता है कि डिस्क्लोजर क्या क्या आएगा, यानी कि आपको ये बताएगा कि भैया इसके अंदर ये मिनिमम कंटेंट तो आना ही चाहिए। सेकेंडली ये भी हमें बताया जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ recognition, measurement, incomplete and condensed financial statement for interim period। मतलब कि क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे कि किस तरह से चीजों को recognize and measure किया जाएगा incomplete and condensed financial statement। क्या मेरी बात समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। स्वाति कह रही है कि सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि द ऑब्जेक्टिव इज टू टेल कि हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में मिनिमम कंटेंट क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, जब हम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे फॉर इंटरिम पीरियड। वेरी गुड। टाइमली एंड रिलायबल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूव एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स। अच्छा एक बात हो, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों आ रही है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट आने से क्या होता है, जितने भी लोग हमारे यूजर्स हैं, लाइक दे आर इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं एंड अदर्स दे हैं, दे इजी टू अंडरस्टैंड एंटरप्राइज कैपेसिटी टू जनरेट अर्निंग एंड कैश फ्लोज। मतलब समझ आ रही है? वो समझ पाते हैं आसानी से क्या कि कंपनी कैसे काम कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे डायरेक्ट फाइनल पेपर होते थे या पहले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइनल टर्म भी होते थे? पहले बताओ, जब आप 11th 12th में थे तो आपके डायरेक्ट पेपर होते थे? हाँ जी, डायरेक्ट पेपर होते थे, या फिर आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब कुछ भी होता था? ये बताओ, बस जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या आपका फर्स्ट टर्म भी होता था, सेकंड टर्म भी होता था? ये सब क्यों होते थे? ताकि हमें पता चल सके कि भाई तुम किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट कैसी आएगी। यस, तो इसी तरह से डायरेक्ट फाइनल रिपोर्टिंग से बेटर होता है कि हमारी क्या होनी चाहिए, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। क्या सबको क्लियर है? वेरी वेल डन। नेक्स्ट पढ़ेंगे जरा। ये स्टैंडर्ड डज नॉट मेंटेन विच एंटरप्राइज शुड रिक्वायर टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली एंड हाउ सून आफ्टर द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड इफ द एंटरप्राइज रिक्वायर्ड और इलेक्ट टू प्रिपेयर। क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनुज कह रहा है कि क्या ये सर हर कंपनी पे होती है? सर हाँ बिल्कुल हर कंपनी पे होती है। यही वो कहना चाह रहा है कि ये स्टैंडर्ड ये नहीं बताता कि किसको बनानी है, कब बनानी है, सिर्फ ये बताता है कैसे बनानी है। तो इसका मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्या है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है हाउ द स्टेटमेंट इज टू बी ड्रॉन। हाँ जी, ये स्टेटमेंट को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, बेसिकली ये बताता है, ना कि किसको बनानी है और कैसे बनानी है। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं बेटा AS26 इनटैंजिबल एसेट्स। अच्छा चलो, कौन बताएगा इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनटैंजिबल एसेट्स? कोई एक एग्जांपल दो, चलो इनटैंजिबल एसेट का कोई एग्जांपल दो। सर इनटैंजिबल एसेट का एग्जांपल सर कॉपीराइट, सर पेटेंट, सर गुडविल। यस, तो बेसिकली ऑल दीज आर द इनटैंजिबल एसेट्स। अच्छा आपको मालूम है इनटैंजिबल एसेट्स में प्रॉब्लम क्या पे आती है? हाँ बिल्कुल साक्षी, यस दिस इज मैंडेटरी टू मेक। तो कौन बताएगा इनटैंजिबल एसेट में? आप मुझे बताओगे। देखो पहली प्रॉब्लम होती है व्हेन टू रिकॉग्नाइज एंड व्हाट इज द वैल्यू। याद रखना इनटैंजिबल एसेट की दो प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हेन टू रिकॉग्नाइज एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू। लिख लीजिए, किसी भी इनटैंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने की दो प्रॉब्लम है, कब रिकॉग्नाइज करें और किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करें। आवाज मारो, दो प्रॉब्लम्स लिखो जरा। एक तो होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू, बिल्कुल सही कह रही है नैना, और दूसरा क्या होता है व्हेन टू डिटरमाइन, एट व्हाट वैल्यू टू डिटरमाइन। लिख के बताओ कब और किस वैल्यू पे। ठीक है, अब यही चीज हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। This standard requires an enterprise to recognize an intangible asset if certain criteria is met। ये स्टैंडर्ड बताता है कि भाई आप किसी भी इंटैंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कब करोगे, जब आप कोई स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया
मीट करोगे। इसका मतलब अगर आपने वो क्राइटेरिया मीट नहीं करा तो आप इनटैंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते। सारे बच्चे बोलेंगे जरा क्या बोला मैंने? सर आप ये कह रहे हो कि किसी भी इनटैंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें एक क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर व्हाट इज दैट क्राइटेरिया, व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? तो आइए देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है। वो क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखेंगे जरा। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया, इधर देखेंगे जरा। क्राइटेरिया पढ़ो क्या लिखा है। इट इज प्रोबेबल, it is probable that future economic benefit that are attributable to asset will flow to the enterprise। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज एसेट कब कहलाती है? जब आपको लगे कि उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। सोचो ना यार, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है एसेट का, एक कॉन्सेप्ट होता है लाइबिलिटी का। कोई भी चीज एसेट कब कहलाएगी? जब हमें पता चल जाए कि इससे रिलेटेड हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं। जल्दी बताओ, इससे रिलेटेड हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं तो क्या हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि यस ये एसेट है? तो वो यही कह रहा है कि सर इट इज प्रोबेबल कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो कि एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट वो फ्लो करेंगे टू द एंटरप्राइज। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस। तो अगर आपको पता चल जाए दोस्तों, क्या पता चल जाए कि इससे हमें एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होने वाला है, तो हम बोल सकते हैं क्या? यस, कि ये एक इनटैंजिबल एसेट जनरेट हो गया है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो हमारा इनटैंजिबल एसेट जनरेट कब होगा, जल्दी बता दो। जब उससे जुड़ा हुआ आपको क्या मिलेगा? कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिख जाएगा। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। याद रखना, दूसरा पॉइंट क्या है कि उसकी कॉस्ट को मेजर किया जा सके। अच्छा सर, पहला पॉइंट ये है कि उससे रिलेटेड एक इकोनॉमिक बेनिफिट हमें दिख जाए, दूसरा उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सके। बस दो बातें हैं, याद रखना। एक बार दोबारा बता दो। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बता रहा है कि हमें किसी भी इनटैंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज तभी करना है जब कुछ कंडीशन मीट कर जाए। कंडीशन नंबर 1 क्या है? सारे बच्चे बोलेंगे व्हाट इज माय फर्स्ट कंडीशन? सर फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम उसको चेक करेंगे कि क्या उससे रिलेटेड कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट अक्रू होगा टू द एंटरप्राइज और नॉट, और क्या उसकी कॉस्ट को रिलायबली क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सारे बच्चे एक बार ओके कर दीजिए। चलो वेरी गुड। An enterprise should assess the probability of future economic benefits using reasonable and supportable assumptions। अब देखो ये बड़ा टेंशन वाली बात है कि भैया कैसे पता लगाएंगे कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या आएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई जब भी तुम किसी भी एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रिडिक्ट करोगे तो आपको कुछ रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumptions लेनी पड़ेंगी जो रिप्रेजेंट करेंगी बेस्ट एस्टिमेट ऑफ सेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस जो एग्जिस्ट करेंगी ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब समझ रहे हैं यार, कैसे पता चलेगा ना कि इस एसेट से आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे? तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेंगी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ assumptions। वेरी वेल डन। अच्छा आज मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मेरे को ना आज सेटअप चेंज करा है मैंने, है ना। नॉर्मली आई यूज टू टेक घर से अपने वाले सेटअप से लेता हूँ, तो आज मैं इंस्टीट्यूट आया हुआ हूँ क्योंकि मेरी आज क्लास थी मॉर्निंग में, तो फिर मुझे यहीं से लेना पड़ रहा है ना। तो मेरे को तो पता है कि आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे तो पढ़ाते हुए ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हुए भी ना मेरे को वैसा वाला लग रहा है, समझ रहे हो। तो कई बार क्या होता है ना, आप यूज टू हो जाते हो एक सेटअप के लिए, तो सेटअप चेंज होते ही आप लोगों को भी लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है ना आज थोड़ा सा हटके हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना कि सामने कोई है नहीं। ठीक लग रहा है आपको?
वाइब नहीं आ रही होगी, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। मेरे को तो सेट होने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। फेस टू फेस में कोई भी नहीं है, सामने कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। अरे नहीं। चलो सही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे को वो सीरीज कैसी लग रही है 60 मिनट वाली? और 30 मिनट वाली, सॉरी, 30 मिनट वाली सीरीज आपने देखी? मैंने आधे घंटे में आपको पूरा का पूरा लिवरेज रिवाइज करा दिया। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैंने रूटीन बैच में कराया 12 घंटे में, मैंने रिविजन में कराया 3 घंटे में, और मैंने उसको समराइज कर दिया 30 मिनट में। तुमने देखी नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा ड्रामे कर रहे हो बेटा। कमेंट तो तुम करते नहीं हो यार। मैंने इतनी, पता है उसमें 30 मिनट में बड़ी मेहनत लगती है। तुम्हें लग रहा है 30 मिनट लगे, लेकिन वो 30 मिनट में कंसाइज करने के लिए ना पहले 1 घंटा माइंड में बनाना पड़ता है कि 30 मिनट में क्या क्या कैसे कैसे बोलना है। तो 1.5 से 2 घंटे मेरे लग जाते हैं उस 30 मिनट की सीरीज के लिए। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। और क्या, जब तुम पेपर में जाओगे ना तो इसी को 1.5x पे देखना और छोटी हो जाएगी ये। ठीक है, पल्लवी का तो मैंने पढ़ा था। चलो चलो चलो, आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं जरा। देखो नेक्स्ट आ रहा है बेटा। अच्छा इसका मतलब सर आप कह रहे हो, देखो दो चीजें मैंने पढ़ाई हैं आते ही आज। एक मैंने पढ़ाया है AS25। AS25 कहता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बस बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब इंटरिम बनेगी तो उसका क्या क्या कंटेंट आएगा, और उसके अंदर जितने भी आइटम्स आप दिखाओगे उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे वाइल प्रिपेयरिंग योर कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि AS25 ये नहीं बताता कि किसको बनानी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ये भी नहीं बताता कि उसका पीरियोडिसिटी क्या है, बस वो ये बताता है कि उसका कंटेंट क्या रहेगा। एंड व्हेन वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट AS26, तो इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो कहते हैं कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज। तो बेसिकली ये हमें बताता है कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करना कब है हमें। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 ये है कि वो हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमें लगेगा कि उससे रिलेटेड कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़े हुए हैं, एंड दूसरा उसकी जो कॉस्ट है वो असर्टेनेबल है। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट को जो है हम असर्टेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं रिलायबल बेसिस पर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जरा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर, ये कुछ भी नहीं है, लल्लू सही है। इसमें सिंपली बस वो यही कह रहा है कि अगर मान लो आपने किसी भी तरह का कोई भी ज्वाइंट वेंचर में अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट है आपका, मतलब समझ, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आपका शेयर है। जैसे मान लो एक ज्वाइंट वेंचर है, मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है, और उसके अंदर मान लो मेरा 80% या 50% का स्टेक है। तो आपको बस ये करना है कि जब आप अपनी कंसोलिडेट अपनी बैलेंस शीट और P&L बनाओगे ना, तो उसके अंदर आपको वो ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड भी सारी चीजें दिखानी होंगी। इन शॉर्ट, क्या हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है जिसमें हम ज्वाइंट वेंचर के भी एसेट्स, लाइबिलिटीज और इनकम को शो करेंगे, वो हमें सिखाता है AS27। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वो हमें क्या दिखाता है? AS27। क्या सबको क्लियर है? एवरीबडी कम ऑन। यस, तो वो क्या कह रहा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज to set out the principle and procedure for accounting for interest in joint venture
and reporting of joint venture asset, liability, income, expense in the financial statement of venturer and investors. The objective of this standard क्या है? To set out principles, यानी कि हमें कुछ principles को set out करना है and procedures को set out करना है for accounting for interest in joint venture. ध्यान से सुन लो वो क्या कह रहा है. मतलब इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर का मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या होता है? इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कि अगर आपकी किसी भी ज्वाइंट वेंचर में कोई हिस्सेदारी है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी वो हमें बताएगा AS27. और अकाउंटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको कैसे आप अपनी किताबों में शो करोगे. किसको? इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर को अपनी किताबों में कैसे रिपोर्टिंग करोगे, अपनी किताबों में कैसे दिखाओगे, ये हमें AS27 दिखाता है. ठीक है. द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर एंड रिपोर्टिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेंचर एंड इन्वेस्टर रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रक्चर. प्लीज ध्यान रखना, मैं आपको ना मोटा मोटी तौर पे ऐसे बता देता हूं. जैसे हम AS21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखते थे होल्डिंग सब्सिडरी की, उसमें भी आप क्या कर रहे थे? सब्सिडरी से रिलेटेड इंटरेस्ट को आप अपने में शो करते थे. यहां पर भी आप समझ लो सिमिलर यही कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसको भी जब हम ऋषभ बनाएंगे ना तो हम साथ में अपने साथ ये शो करेंगे कि कितना इंटरेस्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर में, यानी कि हमारी उसमें कितनी हिस्सेदारी है, उसके प्रोपोर्शनेट एसेट्स लायबिलिटीज भी हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे. ठीक है सर. सर इसके बाद आ जाता है हमारे पास AS28. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. सर याद रखना इसमें ना इम्पेयरमेंट का मीनिंग बहुत बार पेपर में आता है. ठीक है. इम्पेयरमेंट का मीनिंग बहुत बार पेपर में आता है. तो देखो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है. इधर देखो बेटा, मान लो एक एसेट आपको किताबों में आप दिखा रहे हो 2 लाख रुपए का, ये इसका कैरिंग अमाउंट है. इसको कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जिस अमाउंट में आप इसको किताबों में कैरी कर रहे हो वो 2 लाख रुपए का है. जबकि इसकी बुक वैल्यू जो है ना, जबकि इसकी रिकवरेबल वैल्यू जो है, मान लो वो दी हुई है, रिकवरेबल वैल्यू दी हुई है मान लो 1 लाख रुपए. तो आप मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा कि ये एसेट रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा शो हो रहा है? यस. तो जब भी कोई एसेट आपकी किताबों में हायर देन रिकवरेबल वैल्यू शो होता है तो इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस. तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है जल्दी बताओ? जब कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल वैल्यू. बोलो. जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है रिकवरेबल वैल्यू से, उसको क्या नाम देते हैं बेटा? इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं. सारे बच्चे बोलेंगे व्हाट इज इम्पेयरमेंट लॉस? हाँ जी, सबने लिख के दिखाना है व्हाट इज इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब होता है whenever the value which is appearing in the books is more as compared to recoverable value. समझ रहे? मेरी किताबों में मेरी गाड़ी है 20 लाख की, बिक रही है वो 18 लाख की, तो क्या 2 लाख रुपए इज द इम्पेयरमेंट लॉस? वेरी गुड. whenever carrying amount is more than the recoverable value, the difference will be called as the recoverable that is your impairment loss. देखो क्या कहता है वो? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट एन एंटरप्राइज अप्लाइज टू एंश्योर दैट द एसेट्स आर कैरिड नॉट मोर देन देयर रिकवरेबल वैल्यू. मतलब ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाई हमें अपनी किताबों में एसेट को रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए. इसका मतलब अगर ऐसा है कि वो ज्यादा दिख रही है तो क्या हमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेना चाहिए? आवाज मारो, हमें क्या बुक करना चाहिए? इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेना चाहिए. An asset is carried more than its recoverable value if the carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired. And ये standard चाहता है क्या? कि आप impairment loss को recognize कर लो. बताओ जी कौन से लॉस को recognize करना है हमें? जल्दी बताओ. impairment loss को. सर ये तो बहुत सिंपल हो गया. सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि AS25 सिर्फ ये कहना चाहता है कि कोई भी कंपनी को अपनी किताबों में बुक्स के अंदर वैल्यू ऑफ एसेट को
नहीं शो करना मोर देन इट्स रिकवरेबल वैल्यू, और अगर ऐसा होता है तो उनको इमीडिएटली एक इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिकवर कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर देना चाहिए, और वैल्यू को नीचे लाकर क्या रिकवरेबल वैल्यू के बराबर लाना चाहिए। सिंपल। कैन आई लॉक दिस एवरीबडी, एक बारी फटाफट से, ठीक है जी। लेकिन अगेन ये जो एएस आप पढ़ रहे हो ना 28, ये इन्वेंट्री पे नहीं लगता, ये ध्यान रखना, ना ही ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्वेंट्री के केसेस में, यानी कि कई बार ऐसा होगा, अच्छा उसका रीजन क्या है कौन बताएगा? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप पहले से ही किस पे करते हो? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो क्या वहां पे आप ऑटोमेटिकली इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है? सोच के देखो ना, इन्वेंट्री पे AS22 क्यों नहीं लग रहा? नहीं यार ऋषभ, ऐसा नहीं होता। जब तू एसेट खरीदता है तो तू कॉस्ट पे दिखाता है, लेकिन क्या उस एसेट को खरीदने के कॉस्ट के रियलाइजेशन के बाद क्या वो बुक वैल्यू पे आ जाता है? तो जब बुक वैल्यू पे आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो बुक वैल्यू जो है वो कहीं रिकवरेबल से ज्यादा तो नहीं, अगर है तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लो। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ना? ठीक है सर। अब लास्ट एएस हमारा रह गया 29, ठीक है जी, AS29। अब जरा ध्यान से सुनना, AS29 क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे पहले। व्हाट इज AS29 इज ऑल अबाउट? देखो AS29 जो था ना, वो था, कौन बताएगा? हेलो, AS29 क्या था सर? सुनो ना, AS29 था प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। बस लॉ क्या कह रहा है कि भाई जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो आपको नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, अब आज मारो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू एंश्योर कि अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन होनी चाहिए एंड मेजरमेंट का बेसिस होना चाहिए दैट आर अप्लाइड फॉर प्रोविजंस, contingent liability, that are sufficient information is disclosed in the notes to financial statement। मतलब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में क्या आपको प्रोविजनिंग करनी होती है, किसकी? कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की, ताकि क्या हो, यूजर के लिए हेल्प हो सके टू अंडरस्टैंड देयर नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट। मतलब समझिए ना, नेचर ऑफ प्रोविजन क्या है, टाइमिंग क्या है, अमाउंट कितना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या एक तरह से ये जितने भी कॉन्टिजेंसीज होते हैं, क्या ये एक्चुअल लॉस तो नहीं होते, लेकिन क्या ये प्रोबेबल लॉस होते हैं? अच्छा, क्योंकि ये एक्चुअल लॉस नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन आपको नहीं लगता कि यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए क्या हमें इसको नोट्स में दिखाना चाहिए, ताकि वो इन सब चीजों को देखकर क्या कंपनी के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सके? क्या सबको क्लियर है या नहीं? टाइमिंग का मतलब होता है अनुज कब होगा, मतलब ये कॉन्टिंजेंट, जैसे मैंने कहा कि किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई स्यू चल रहा है जिसकी फाइनल हियरिंग जो है वो अगस्त में है, तो हम क्या कह रहे हैं, अगस्त में हो सकता है हम पे एक लाइबिलिटी आ जाए। क्या सबको क्लियर है? एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स। याद रखना, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे कुछ नोट्स होते हैं, उसके अंदर आपको जितने भी प्रोबेबल प्रोविजंस या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टिंजेंट एसेट्स होते हैं उनको आपको शो ऑफ करना होता है। ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल है मेरा, तो इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस बेचती है तो उसके लिए तो सारे प्रीमियम क्या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, लेकिन उस पर ये AS29 नहीं लगेगा, याद रखना। यानी कि किस पर नहीं लगेगा, याद रखना, हाँ जी, दोज अराइजिंग इन द इंश्योरेंस एंटरप्राइज। सारे मत पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में इतना आया नहीं हुआ, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लोग इस चैप्टर को तो छुड़वा देते हैं, मैंने फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लेना। क्या सबको क्लियर है या नहीं? Those arising from the insurance enterprises from contracts with the policy holder। याद रखना, वो भी तो कॉन्टिंजेंट ही होता है। चलो दोस्तों, अब आ जाते हैं बेटा, एएस हमारा खत्म हो गया, ठीक है, एएस हमारा खत्म हो गया। आज ना मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गिविंग माई 100% ड्यू टू जस्ट चेंज इन सेटअप।
आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है सर। अब मेरी ना जरा ध्यान से सुनना, देखो दो वर्ड लिखो जरा सारे, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, लिखना जरा सारे, दो शब्द लिखो। एक होता है कन्वर्जेंस और एक होता है डाइवर्जेंस। लिखो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब यहां पे देखो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में फर्क क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनना। इधर देखो मेरे बच्चे, जब मैं आपके साथ, कन्वर्जेंस का मतलब होता है मैच करना, अ काइंड ऑफ मैचिंग। क्या होता है जल्दी बोलो, किसी चीज को कन्वर्ज करना मतलब मैच करना। ठीक है। और दूसरे में लिखो डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है अपने आप को किसी से अलग करना। देखो कन्वर्ज का मतलब होता है मैचिंग करना और डाइवर्जेंस का मतलब होता है अलग करना। समझ आ रही है? तो यहां पे हम डाइवर्जेंस नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं। प्लीज मेरे को एक बात बताओ, क्यों आपको लगता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज होना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ? क्वेश्चन समझ आया? Why do we need to converge with international financial reporting standards? Are you understanding the question? हमें क्यों कन्वर्ज करना है, यानी कि हमें क्यों ऐसा करना है कि अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ थोड़ा सा मैच करना है? आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। वाई डू वी रिक्वायर, याद रखना ये क्वेश्चन में, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, नीड ऑफ कन्वर्जेंस। अब आज मानो क्या क्वेश्चन है, नीड ऑफ कन्वर्जेंस, ताकि एएस यूजर जब आईएफआरएस के यूज करते तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हर्षित और बेटर हो सकता था, यूनिफॉर्मिटी, वेरी गुड आंसर, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग कर सके, वेरी गुड। और कोई सर, आपको नहीं लग रहा कि हम कंपैरिजन को इजी करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब क्या हो रहा है, बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या बाहर से भी इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच कैसे होंगी? तो क्या मैचिंग करने के लिए क्या दोनों का स्टैंडर्ड सेम होगा, तभी तो मैच होंगी ना? यस, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इसको जरा पढ़ना, द कन्वर्जेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वैल्यूएबल प्रोसेस जो कंट्रीब्यूट करती है फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड अचीव सब्सटैंशियल बेनिफिट्स फॉर ऑल कैपिटल मार्केट स्टेक होल्डर्स। क्या कह रहा है, कन्वर्जेंस किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है, इट्स अ वैल्यूएबल प्रोसेस, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। कहता है अगर आज हम कन्वर्ज नहीं करेंगे ना तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो नहीं करेगी। कितने लोग मानते हैं इस बात को? कितने लोग मानते हैं कि अगर हम कन्वर्ज नहीं करेंगे, उनके साथ मैच नहीं करेंगे, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी नहीं? ठीक है ना, और हमें कैपिटल मार्केट के अंदर सब्सटैंशियल बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, इफ कंपनी, अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल कैपिटल इंडिया में फ्लो करे और हम ये भी चाहते हैं कि कैपिटल मार्केट के अंदर सब्सटैंशियल बेनिफिट्स हों, तो मेरे बच्चों उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या उन्हें हमें कन्वर्ज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी? यस और नो? यस। क्या सबको क्लियर है या नहीं? आई होप एवरीबडी इज क्लियर। यस, अब दोबारा पढ़ेंगे जरा। कहता है ये इंप्रूव करता है एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर टू कंपेयर इन्वेस्टर ऑन ग्लोबल बेसिस। ये भी सिंपल है, क्या कंपैरेटिबिलिटी बढ़ेगी? सीधी सी बात है भैया, क्या कंपेरेबल हो जाएगा? यस और नो? बिल्कुल सर, कंपेरेबल हो जाएगा। दूसरा,
दस लोअर द रिस्क ऑफ एरर्स एंड जजमेंट, यानी कि आपको जजमेंट में जो रिस्क ऑफ एरर्स होते हैं, लाइक आप जजमेंट करते समय गलत जजमेंट ना कर दो, इसका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को मैच कर दिया किसके साथ? ग्लोबल के साथ। क्या यहां तक क्लियर है? यस। ये फैसिलिटेट करेगा किसको? अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर कंपनीज विद ग्लोबल ऑपरेशंस एंड एलिमिनेट करेगा सम कॉस्टली रिक्वायरमेंट्स, री इनस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है? ये फैसिलिटेट करेगा किसको? अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ऑफ कंपनीज विद ग्लोबल ऑपरेशंस एंड एलिमिनेट, क्या कह रहा है समझ आ रही है? जिन लोगों की, जो कंपनीज ग्लोबल ऑपरेशंस कर रही हैं, एक बार दोबारा बोलो, जो कोका कोला क्या कर रही है बताओ? क्या कोका कोला इज अ कंपनी विद अ ग्लोबल ऑपरेशन, हाँ या ना? मुझे बताओ कोका कोला को आप क्या बोलोगे? क्या कोका कोला एक ऐसी कंपनी है जिसके ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, यस और नो? क्या कोका कोला इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में बिकता है? पूरे वर्ल्ड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोका कोला इज अ कंपनी विद ग्लोबल ऑपरेशन। क्या इनकी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में क्या इजी हो जाएगा? क्योंकि इनको फिर बड़ा आसान हो जाएगा ना। सोच के देखो सर, अगर मान लो एक कंपनी है जिसके ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, तो उसको लगता है कि यार मेरे साथ एक ही अकाउंटिंग, एक ही तरीका अपनाया जाए फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अगर मेरे को हर कंट्री में अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग अलग तरीके से करनी पड़ेगी तो कोका कोला के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, यस और नो? यस। एंड एलिमिनेट सम कॉस्टली रिक्वायरमेंट, रीइंस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस। क्यों हमने कहा कि भैया इससे क्या होगा? अगर मान लो हमें हर जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अकाउंटिंग करनी पड़ेगी तो क्या अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत कॉस्टली हो जाएगा? यस सर। इट हैज पोटेंशियल टू क्रिएट न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इट रिड्यूसेस ऑपरेशनल चैलेंजेस फॉर अकाउंटिंग फर्म एंड फोकसेस ऑन देयर वैल्यू एंड एक्सपर्टीज अराउंड इंक्रीजिंगली यूनिफाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। समझ रहे हैं ना? मतलब इससे जब आप एक ही तरीके से काम करोगे तो चैलेंजेस कम हो जाएंगे, कंपेरेटिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपकी चीजों को रीड करना आसान हो जाएगा, ग्लोबल कैपिटल इंडिया में फ्लो करना इजी हो जाएगा। रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा जोड़ना। अनुज, रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है, इधर देखो, रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा रिलायंस के इंडियन में जो ऑपरेशंस है वो तो आईएनआर में चल रहे हैं और जो फॉरेन ऑपरेशंस है वो डॉलर में चल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल ऑपरेशन को जो इंडिया के बाहर है, जिसको अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपने बनाए थे, क्या उनको हम अपनी रिपोर्टिंग करेंसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीइंस्टेट करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे? तो बेटा जी जोड़ने के लिए क्या दोनों का पैटर्न स्टैंडर्ड होगा तभी जोड़ पाओगे। अगर मान लो वो किताबें अलग तरीके से बनी हैं, ये किताबें अलग तरीके से बनी हैं, तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो रीइंस्टेट का मतलब होता है उस चीज को जोड़ना। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। तो इसका ना थोड़ा सा और बेटर आंसर यहां पे दिया हुआ है पॉइंट फॉर्म में, आप ये भी पढ़ सकते हो। सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड enable internationally to standardize and assure better quality of global screen. It would permit international capital to flow more freely. It will be beneficial for the regulators also, as complexity associated with needing to understand various reporting regime would be reduced. Complexity कम हो जाएंगी, इन्वेस्टर के लिए भी बेटर हो जाएगा, रेगुलेटर के लिए भी बेटर हो जाएगा, कंट्री के लिए भी बेटर हो जाएगा, कंपैरेबिलिटी आसान हो जाएगी। क्या समझ आ रही है ना? और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा हो गया, रेगुलेटर के लिए भी अच्छा हो गया, कंपनीज के लिए भी अच्छा हो गया, कंट्री के लिए भी अच्छा हो गया। तो यार जब सबके लिए अच्छा हो रहा है तो क्या कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो आप ये 5 पॉइंट भी ऐसे लर्न कर सकते हो। क्या सबको क्लियर है? एक बारी ओके कर दीजिए। क्या कन्वर्जन समझ आ गया हमें? देखो आज नालायक बच्चों ने सबने लाइक भी नहीं करा हुआ। वीडियो ज्वाइन करते ही तुम्हारा पहला धर्म क्या है? चलो बहुत बढ़िया, चले आगे चले। कन्वर्जन समझ आ गया या नहीं?
चलो अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IFRS एंड इंड AS की एक कहानी। इधर देखो जरा सारे, देखो मैं आपको ना बिल्कुल पुरानी कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। IFRS का जन्म कैसे हुआ। एक्चुअली में ना IFRS शुरू से नहीं था बेटा, नहीं नहीं, IFRS इंडिया में नहीं आता बेटा। प्लीज ध्यान से सुनना जरा। देखिए इन पहले मैं आपको बताता हूं क्या होता था, सुन लो पहले आराम से ना, मैं आपको एक पूरी कहानी सुना रहा हूं। अगर ये कहानी नहीं समझ आई तो आपको इंड AS समझ नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। सब रेडी हो, कहानी सुनोगे। ठीक है, अब सामने देखना जरा। सर पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, एक ना कमिटी होती थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। 2 मिनट कहानी पहले ध्यान से सुन लेना। क्या कौन होती थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इसका मेजर काम था डेवलपिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये एस्टैब्लिश हुई थी 1973 में। सिंपल है। ये क्या बना रही थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रही थी। यानी कि जो आप आज IFRS पढ़ रहे हो वो अलग है। तो इंटरनेशनली सबसे पहले क्या होता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको हम IAS बोलते थे बेटा। आवाज मारो, IFRS नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, IAS। और IAS किसने बनाए थे बेटा, वो बनाए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये कमिटी कन्वर्ट हो गई एक बोर्ड में, जिसका नाम क्या पड़ गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहले क्या नाम था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसने क्या बनाए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उसके बाद यही कमेटी बन गई, कन्वर्ट हो गई एक बोर्ड में, जिसका नाम पड़ गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जिसका मेन काम क्या था, सुन लो, जैसे ये बोर्ड कन्वर्ट हुआ ना, तो इसने बनाने शुरू कर दिए IFRS। क्या बनाने शुरू कर दिए, IFRS। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे पहले होते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो किसने बनाए थे, IASC ने। लिखना चाहो तो आप लिख लो, IASC ने। और उसके बाद बन गया IASB। IASC ने क्या बनाया बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और IASB ने क्या बनाए, IFRS। क्या बनाए, IFRS, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने ना, इसकी नंबरिंग 1 ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। लेकिन जैसे ही IFRS आया, ये भी अगर 1 से स्टार्ट होता तो क्या ये मिसमैच हो जाता। तो इन्होंने क्या करा, जब IFRS निकाला तो इन्होंने स्टार्ट करा 101 से। इन्होंने कहा भाई हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 101 से। तो कौन बताएगा IFRS की नंबरिंग कहां से शुरू हो रही है, ये बताओ, 1 से या 101 से, 101 से। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नंबरिंग कहां से थी, 1 से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या वो कहना चाह रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर आप नोटिस करोगे कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से शुरू होता है, लेकिन IFRS 101 से क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे की कहानी है ये। क्या सबको क्लियर है या नहीं, जल्दी बोलो। अब देखो यहां पे क्या हुआ, IASC यानी कि पहले कमेटी की बात हो रही है, ये
पब्लिक इंटरेस्ट में बनाई गई थी, जिसका काम था फॉर्मुलेट करना, पब्लिश करना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, टू बी फॉलोड इन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि हर बाहर की कंपनी, जो भी कंपनी बाहर थी, क्या उस कंपनी के लिए ये मैंडेटरी था कि वो एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बना रही है तो उसको प्रेजेंटेशन करते समय क्या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी। लेकिन अब हुआ क्या, 2001 के बाद, इधर देखेंगे सीधे ही नीचे कहानी पे आएंगे, आईएएससी ने इशू करा आईएएस, फिर बोर्ड ने इशू करा आईएफआरएस। तो अगर आज पेपर में आ जाए आईएफआरएस किसने बनाए हैं, तो आप बताओ क्या लिखोगे, आईएएससी लिखोगे, आईएएसबी लिखोगे, कौन बताएगा? पहले क्या था और बाद में क्या बना? सर पहले था आईएएससी, जिसने बनाए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर बन गया वो आईएएसबी जिसने बनाए आईएफआरएस। वेरी गुड, ठीक है जी। और सुनो और क्या पंगा था सर, हुआ क्या कि 2001 से पहले इंडिया में, सॉरी बाहर क्या थी, आईएएससी, और एक होती थी एसआईसी। एसआईसी का काम क्या था, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी का काम क्या होता था, ये काम करती थी उनके साथ ताकि किसी भी चीज का अगर इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो वो एसआईसी फॉलो करेगी। लेकिन बाद में आईएएससी क्या बन गया, आईएएसबी बन गया, और साथ में इसका भी नाम चेंज होके हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन बोर्ड, या कमेटी भी लिख सकते। बच्चा कहता है सर याद कैसे होगा? सर बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो आईसी का मतलब है इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है ना, यहाँ पे जहां पे भी आईसी आ रहा है वो इंटरप्रिटेशन कमेटी है। क्योंकि अब हम आईएफआरएस बना रहे हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटरनेशनल कमेटी है ये इंटरप्रिटेशन कमेटी, और ये क्या थी, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। लिख लो बेशक से सारे बच्चे, फुल फॉर्म लिख लीजिए। देखो ऐसे लिखो आप, मैं आपको तरीका बताता हूं। IASC प्लस SIC, IASB प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। मैंने हर जगह पे ये PDF शेयर किया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल। अगर कोई OMR वाला ओल्ड सिलेबस बच्चा है ना, तो उनको ये पेपर में फुल फॉर्म वगैरह आ जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। IASB क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? सारे बच्चे पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, यस। ठीक है, अब यहां पे देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये पॉइंट है जो आपको समझना है। देखो क्या हुआ, आराम से देखना। हमारे इंड AS भी पता है कैसे है, 1 से लेके 41 तक है, फिर सीधे ही 101 नंबर आ जाता है। अब लॉजिक तुम बता दो। देखो अब ये चार्ट मैं आपको पूरा बना के दे रहा हूं, ठीक है, ये कोई भी बना के नहीं देगा बेटा आपको। देखो यहां लिखो AS, यहां पे लिखो AS,
और यहाँ पे लिखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस IFRS। यहाँ पे लिखो प्रायर टू 2001, ये ऑन आफ्टर 2001। मुझे इन दोनों को कन्वर्ज करना था, जिससे जन्म लिया इंड एएस ने। इंड एएस ने जन्म लिया इन दोनों को कन्वर्ज करने पर। जब हमने इन दोनों को कन्वर्ज करा तो इंड एएस ने जन्म लिया। एक बार दोबारा बताओ, किसने जन्म लिया बेटा? इंड एएस ने जन्म लिया जब हमने इन दोनों को कन्वर्ज करा। अब ये जो अकाउंट ये थे ना, ये 1 से 41 तक थे और ये 101 ऑनवर्ड थे। तो तुम मुझे बताओ, जब एएस को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कन्वर्ज किया गया तो इंड एएस 1 to 41 ने जन्म लिया, और जब एएस को IFRS से कन्वर्ज किया गया तो 101 से 116 ने जन्म लिया। क्या मेरी बात समझ आ गई या नहीं? तो इसका मतलब जब हम इंड एएस पढ़ते हैं तो 1 से 41 पहले पढ़ेंगे, फिर 101 नंबर आ जाता है, यानी कि 42 नंबर नहीं है, सीधा ही 101 है। लॉजिकली समझ आ गया कि नहीं? पहले 1 से 41 है, फिर सीधा ही 101 से चालू हो जाता है। एक भाई सारे बच्चे ओके कर दो। क्या ये बात पूरी कहानी समझ आ गई? ठीक है, तो अब यहां पे आप देख सकते हो इंड एएस 1 से लेकर 41 तक वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज करते हैं। इंड एएस 101 से 116 तक IFRS को कन्वर्ज करने के लिए बना था। क्या ये बात सबको समझ आ गया या नहीं? अब इंडिया में एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस क्या है? मतलब इंडिया में इंड एएस किन कंपनीज पर लगते हैं और उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे आई? देखो मैं आपको बताता हूं क्या है। इंड एएस का एप्लीकेबिलिटी इंडिया में जब आया तो वो एक फेज्ड मैनर में आया। फेज्ड मैनर समझते हैं? मतलब उन्होंने सीधा ही सब कंपनीज को नहीं बोला कि आप पर इंड एएस लगेंगे। उन्होंने कुछ फेजेस बनाए और उन फेजेस के अंदर क्या कंपनीज के ऊपर इंड एएस को अप्लाई करा। समझ आ रही है? क्योंकि आप सोच के देखो जरा। हाँ जी, आप सोच के देखो जरा, आप सोच के देखो दिमाग में क्या कह रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो पेपर में ना इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा चैताली कि नंबरिंग कैसे हुई है, लेकिन जब हम इंड एएस की नंबरिंग याद करेंगे तो चैताली मुझे उस समय पूछेगी कि सर 41 के बाद 42 क्यों नहीं आया, 101 क्यों आ गया? तो क्या मैंने इसलिए पहले से ही बता दिया आपको? समझ आ रही है या नहीं? कुछ चीजें आप मेरे से बाद में पूछोगे, क्या मैंने इसलिए एडवांस में बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ। एक बार ही कंफर्म कर दो, क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? बोल मेरे काके। ठीक है, मुझे थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं थी बेटा। ये एक बात बताऊं मैं आपको, देखो ये जो थ्योरी है ना, आप समझ लो मेरी बात को। देखो मैं थ्योरी क्यों करा रहा हूं, मेरी बात को समझना। ये थ्योरी ना, मेरे को मालूम है अब कई बच्चे इसको ना रियलाइज नहीं कर रहे होंगे, है ना। कई बच्चे ना इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे होंगे। सर मैं वादा करता हूं इसकी इंपॉर्टेंस आपको पेपर वाले दिन दिख जाएगी। अगर पेपर गलती से भी टफ आ गया तो मैं बता रहा हूं, क्लासरूम आप देख लेना, एग्जामिनेशन रूम के अंदर सबके चेहरे सड़े होंगे, सिर्फ तुम्हारे चेहरे खिले होंगे कि भाई पेपर में
हमने थ्योरी से ही पेपर निकाल दिया। समझ आ रही है या नहीं? यस। देखो वैसे तो प्रैक्टिकल भी हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी की इंपॉर्टेंस उसी समय समझ आती है जब पेपर में हम बैठे होते हैं और हमें पता चलता है कि भाई साहब हमने इतनी मेहनत करी थी। क्लियर है या नहीं? तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं आपको बताऊं, ये पढ़ाना यहां पर मुश्किल होता है बहुत। आप समझ रहे हो? इतनी डेडिकेशन से थ्योरी पढ़ाना, आप समझ सकते हो कि वो ये भी वो थ्योरी है जो मुझे भी मालूम है कि बच्चों को कम पसंद आती है ना? मुझे मालूम है कि बच्चों को बड़ी कम पसंद आती है, लेकिन यूट्यूब पे इस थ्योरी को कराने का इंटेंट बहुत साफ था। यहाँ पर बात पसंद नापसंद की नहीं है, यहाँ पर बात है कि पेपर में आएगी और हमें आनी चाहिए। सिंपल है। समझ आ रही है नहीं? हाँ। तो मुझे मालूम है कि ये जो बच्चा करके जाएगा ना, देखो कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें पेपर में प्रैक्टिकल सारा आता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर भी थ्योरी अगर होएगी तो क्या तुम्हारे नंबर बढ़ा देगी वो? चलो वेरी गुड, ठीक है ना? तो इसीलिए देखो, कोई भी टारगेट जो होता है ना, जब हम ऐसे अटेन करते हैं, चलो अब इधर देखो यार सारे, सब कुछ है बेटा आशु, सब कुछ है, आराम से ढूंढ। इधर देखो यार सारे, एप्लीकेबिलिटी क्या है? कहते हैं जितनी भी कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, अगर तो वो लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड है, तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 अगर उनकी नेटवर्थ 500 या 500 करोड़ से ऊपर चली गई तो उन पर यह मैंडेट हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2017 के बाद नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से नीचे है तो भी मैंडेट हो जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर, एंड लिस्टेड कंपनी और यहां पर 250 करोड़ या उससे ऊपर। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, देखो 2016 में इन्होंने बोला कि भाई जितनी भी कंपनीज 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड हम चेक करेंगे, अगर तुम्हारी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर है तो तुम पे इंडियस लगेगा। फिर इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2017 से उन पे भी लग जाएगा जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे है। सर आज बताओ हम कहां पे खड़े हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आज मैं कहां पे खड़ा हूं, कौन बताएगा? एवरीबडी कम ऑन यार, वी आर इन विच ईयर? सर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन द ईयर 2024। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या सभी लिस्टेड कंपनी पे लग चुका है ये? जल्दी जल्दी बता दो, क्या ये सभी लिस्टेड कंपनी पे लग चुका है? हाँ या ना में जवाब दे दो, क्योंकि अब तो भैया 500 करोड़ और 500 करोड़ से नीचे हो या ऊपर हो, क्या सारी आ गई? यस। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए अभी भी एक रिलैक्सेशन है, बताओ क्या? कि नेटवर्थ 500 या 500 से ऊपर था, लेकिन अभी भी 250 या 250 से ऊपर है। यानी कि जितनी अनलिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे हैं, क्या वो अभी भी बची हुई हैं? क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। सर आगे देखेंगे जरा, होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज ऑफ द कंपनीज कवर्ड अबव, यानी कि इन सभी कंपनीज की जो भी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज होंगी, क्या वो भी हमें लेनी होंगी? ठीक है सर। एक बारी इंड एएस अप्लाई हो गया तो याद रखना पूरे टाइम एप्लीकेबल रहेगा, भले ही फिर आपकी नेटवर्थ नीचे क्यों ना आ जाए। मेरी बात समझ आ रही है? एक, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं निधि। अगर डेट पूछेगा तो याद रखना 2016 से 500 करोड़ था, फिर उसके बाद 500 से नीचे वाला भी आ गया। आज का सिनेरियो ये है कि सब पर है,
अनलिस्टेड के केस में पहले 500 या उससे ऊपर था और उसके बाद 250 या 250 से ऊपर चला। ठीक है जी। अच्छा, इंड एएस एप्लीकेबल एक बार ही हो गया तो वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, ये ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या हम चेक तो करेंगे 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड, लेकिन याद रखना ये नेटवर्थ लेनी 2014 की थी। सर कोई बताएगा ऐसा क्यों? सर देखो, लॉ चाहता है कि भाई अगर एज ऑन 31 मार्च 2014 तेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर थी तो तुझ पर इंड एएस लग जाएंगे, ताकि आप कोई मैनिपुलेट ना कर सको। सोच के देखो, 2014 की तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनियों ने पहले जमा करा दी थी, तो क्या उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट लग गया 2016 में आते ही? क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, क्या समझ में आया या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, लेकिन वो कंपनीज जो कि लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, कहां पर? एसएमई एक्सचेंज पे। आपको याद होगा, अगर आपने कभी सिक्योरिटी लॉस पढ़ा है तो हमें एक होता है मेन बोर्ड और एक होता है एसएमई। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज। तो अगर आपकी कंपनी छोटी है और अगर यहां पर लिस्ट हो रही है तो याद रखना आपके ऊपर इंड एएस नहीं लगेगा। तो कौन बताएगा इंड एएस नहीं लगता? सारे बच्चे लिख के दिखाओ, इंड एएस किस पर नहीं लगता? कम ऑन एवरीबॉडी, किस पर इंड एएस नहीं लगेगा? सर उस कंपनी पे इंड एएस नहीं लगेगा। कम ऑन यार, उस कंपनी पर इंड एएस नहीं लगेगा जो लिस्टेड है ऑन एसएमई एक्सचेंज। ठीक है सर। अगर आपने ऊपर जब हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहां पे मैंने लिखा था अदर देन एनबीएफसीज एंड बैंकिंग कंपनीज। तो बच्चा कहता है सर व्हाट अबाउट एनबीएफसीज? तो अब लिखो जरा, एनबीएफसीज का रूल क्या था? इनके लिए ना 2018 से आया था, 2018 से आया था। पढ़ो क्या लिखा है, अगर 2018 से इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर होएगी तो इन पे भी लग जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 500 करोड़ से नीचे वाली पे भी लगेगा। अगर अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ या उससे ऊपर। सर आप कह रहे हो सर पूरा का पूरा कॉपी पेस्टेड है, बस ईयर चेंज हो गया। नहीं, आईजीपी वालों पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। नहीं, आईजीपी तो बिल्कुल ही स्टार्टअप होते हैं यार, उन पे तो वैसे भी नहीं लगेगा ना। सर एनबीएफसी के लिए बस ईयर चेंज कर देना। बिल्कुल पहला जो ईयर था उनके लिए 2018 था, अगला ईयर 2019 था। 2018 के अंदर उनको भी यही पंगा था कि 500 करोड़ या उससे ऊपर, ठीक है, और 2019 से उनके लिए लेस देन 500 करोड़ हो गया अगर वो लिस्टेड है तो। अनलिस्टेड है तो उस केस में पहले 500 करोड़ और फिर उसके बाद 250 करोड़ से ऊपर हो गया, ठीक है ना। और इनकी जितनी भी होल्डिंग सब्सिडरी होंगी उन पर भी लग जाएगा। क्या सबको क्लियर है यार? वैसे देखो मैं बताऊं, ये डेटे ना पेपर में आनी नहीं चाहिए। बताओ क्यों नहीं आनी चाहिए? अब यार ये हो गया ना, इसके पीछे पकड़े रहोगे क्या? 2024 चल रहा है, आज का स्टेटस क्या होना चाहिए वो आंसर आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ना इस पे ना ये लोग पुरानी कहानियां भी पूछ लेते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छा, यहां पर इनके लिए जो नेटवर्थ ली गई थी ना, वो 31 मार्च 2016 के लिए ली गई थी। क्या सबको समझ आ रहा है या नहीं? इनके लिए जो गई थी ना, सुन लो, इनके लिए जो नेटवर्थ थी ना वो 2016 वाली ली गई थी। अब आप समझ पा रहे होगे, उनके लिए स्टार्ट हुआ था 2016 में, तो नेटवर्थ कब की ली थी आपने? 2014 की। इनके लिए स्टार्ट हुआ था 2018 में, तो इनके लिए नेटवर्थ कौन सी ली थी? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2016। क्या सबको क्लियर हो गया? यस और नो फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद आया बाकी जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थे, इंश्योरेंस कंपनीज थी, इन सब का क्या हुआ? फिर उसके बाद इन सब पर भी एप्लीक, देखो क्या लिखा हुआ है, आराम आराम से देखो। फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया एंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा,
इन सब कंपनीज पर भी आज की डेट में एप्लीकेबल है। तो आप इसको सीधा सीधा यार करंट स्टेटस की बात करूं तो क्या मैं ये मान के चलूं कि ये सब पे लग रहा है यस और नो? ठीक है सर। अब आज का स्टेटस देखो क्या है। नंबर ऑफ आईएफआरएस कितने हैं? 16। ठीक है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 24। टोटल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसआईसी कितनी है? 4। और आईएफआरसी कितने हैं? 12। पेपर में मुझे लगता नहीं है ये पूछना चाहिए, बट क्योंकि ये लोग पूछ लेते हैं तो इसलिए यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्या सबको क्लियर है या नहीं? एग्जैक्टली exactly. अनलिस्टेड को छोड़कर साक्षी, अनलिस्टेड में 250 करोड़ या उससे ऊपर देखना है तेरे को। क्या सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। अब वो कहते हैं कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ आईएफआरएस। आईएफआरएस के क्या एडवांटेजेस हैं? तो मेरे ख्याल से अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेज मालूम हो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में थे और आईएफआरएस आउटसाइड इंडिया थे, तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो एडवांटेज होंगे, क्या आईएफआरएस के एडवांटेज इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट सेम होंगे? यस और नो? नहीं नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे भाई, सिंगल सिंगल डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे आप। ठीक है ना? देखो बहुत सारा चैप्टर है। अगर हम लोग अगर इस आई डोंट नो क्या इनके दिमाग में चल रहा था जब इन्होंने इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर बना दिया। ठीक है ना? तो मुझे तो समझ ही नहीं आई, इन्होंने बिल्कुल आंख बंद करके डाल दिया। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे कराने का कोई मतलब नहीं है, मैं करा भी दूंगा तो भी आप इतना नफरत करोगे ना तो आप थ्योरी छोड़ के चले जाओगे। समझ आ रही है? अगर मैंने गलती से भी वो एक एक इंड एएस और एक एक आईएफआरएस भी करा दिया ना, तो तुम पता क्या करोगे? तुम इतना डीमोटिवेट हो जाओगे और आना पता नहीं 2 नंबर का या 4 नंबर का, या आना नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है, बट उसके चक्कर में पूरी की पूरी थ्योरी बर्बाद हो जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिकल बर्बाद हो जाएगा। तो वो पंगे हमने लेने ही नहीं है। मेरे को तो कई बार लगता है कि इनको बुक बनाई जब इन्होंने, इनको पता ही नहीं है कि बुक में क्या कैसे कैसे डाल दिया इन्होंने। पता है आपको उस डिफरेंस में क्या है? आप हैरान हो जाओगे। एक तरफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ हमें यही बताया गया कि ये कब लगता है, और उसके अंदर की गहराइयों के डिफरेंसेस हैं। अब एक बात बताओ, जब मैंने आपको बताया ही नहीं कि AS10 के अंदर गहराई क्या है, क्योंकि आपको पेपर में नहीं है, तो डिफरेंस में मैं गहराई बताऊंगा तो तुम कहोगे सर ये क्या कर रहे हो। ठीक है ना? चलो अब इधर देखेंगे जरा सारे। हाँ प्रखर, इसके बाद FM की होएगी बेटा। अब देखो जरा अकाउंटिंग आईएफआरएस के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वुड बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। जो भी हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब रिपोर्टिंग और बेटर हो जाएगी, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, जिससे ये लोग आराम से जितने भी क्रेडिटर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बिजनेस को एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है? ये परमिट करेगा इंटरनेशनल कैपिटल टू फ्लो मोर फ्रीली, मतलब इंटरनेशनल कैपिटल आराम से फ्लो करेगी। अगर सारी की सारी बाहर की कंट्रीज अगर आईएफआरएस फॉलो करेंगी तो डेफिनेटली कंपेरेबिलिटी आसान होएगी और फ्लो ऑफ कैपिटल इजी हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक समझ आ गया? यस और नो? नेक्स्ट, it would give investors better understanding to financial statement and assess the investment opportunity to the other countries। क्या कह रहा है? दोबारा बताना। हाँ जी दोबारा बताओ, ये क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है कि ये इन्वेस्टर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा टू असेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द अदर कंट्री। सीधी सी बात है यार, आईएफआरएस जब कंपेरेबल हो जाएगा तो क्या कैपिटल फ्लो होगी, तो क्या लोग बाहर की कंट्रीज में भी क्या इन्वेस्ट करेंगे? यस और नो? मतलब उनका अपने ऊपर रिलायबिलिटी कम हो जाएगा और बाहर की कंट्रीज के अंदर जो कंपनीज हैं क्या उनमें भी पैसा इन्वेस्ट करोगे आप। ये बेनिफिट देगा अकाउंटिंग प्रोफेशनल को ताकि वो अपनी सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड में बेच सकेंगे। यार सोच के देखो ना। अच्छा एक बात हो, तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सोच के देखो अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि
जो अकाउंटिंग इंडिया में है वही यूएस में है, हर जगह यूनिफॉर्म हो जाए। तो मुझे बताओ, क्या इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिया का कंपनी सेक्रेटरी क्या अपनी सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड दे पाएगा या नहीं? तो क्या तुम्हारा स्कोप नहीं बढ़ जाएगा? सोच के देखो, डोंट यू थिंक कि आपका स्कोप बढ़ जाएगा? यस और नो? बिल्कुल सर, आपका स्कोप जो है वो यहां से अनलिमिटेड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? कन्वर्जेंस वाला क्वेश्चन दोबारा है यहाँ पे, इसको एक बार ही पढ़ लीजिएगा, कन्वर्जेंस पेपर में बहुत बार आता है। अब ये ना लिस्ट ऑफ आईएफआरएस दी हुई है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इसको लर्न करना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ना ही पेपर में ये पूछेगा, ठीक है? तो आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा तो चांस लूंगा बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा चांस लूंगा कि कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आप छोड़ दो, क्योंकि करोगे तो आप एएस की लिस्ट भूल जाओगे, है ना, एएस की लिस्ट भूल जाओगे। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि यू कैन इग्नोर दिस। क्या सबको क्लियर है या नहीं? एक मिनट यार, मैं ना एक चीज थोड़ा सा ना, सुनो सुनो सुनो, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ना, एक एक पॉइंट पे ना, वो हालांकि पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? समझाने के लिए लिखना जरा, IAS IFRS, और यहां पे लिखो इंड AS, इंड AS। IAS, हाँ जी, IAS ऐसे लिखो 1 से 24, IFRS 1 से 16। जो इंड AS इसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो 101 से है, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो 1 से है। पेपर में नहीं आएगी ये बात, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। निधि कर ही नहीं पाओगे बेटा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपके लिए। अभी लर्न हो भी जाएगा, एक दिन पहले आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही लर्न कर लो, बहुत बड़ी बात है। अभी हमें लगता है क्योंकि ना अभी हम वेले लगते हैं, लेकिन जब अगले दिन पेपर होता है ना तो इतना कुछ रिवाइज ही नहीं होता। तो वो करो जो हम रिवाइज कर सके। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा प्लीज। सारे बच्चे प्लीज कंफर्म करेंगे क्या हमें समझ में आ गया या नहीं? बोल दो यार। बिल्कुल। चेताली, लर्न नहीं करना तेरे को, लर्न नहीं करना, समझ मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं। लर्न नहीं करना तेरे को ये चीज, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। आप यहां से मैच करके देख लो, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। देखो IFRS के कॉरस्पॉन्डिंग 101 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 102, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 103, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 104, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 7, क्या नाम है तेरा, वो 42 है, लेकिन इफेक्टिव की बात हो रही है। अगर हम नंबरिंग तक जाएंगे तो 42 है। PDF मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। देखो, एक होती है नंबरिंग और एक होता है इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ आ रही है मेरी बात? इफेक्टिव अलग है और नंबरिंग अलग है।
मेरी बात समझ आ गई या नहीं? आपको ये चीज लिखनी नहीं है, सिर्फ अगर मैं आपसे एक नंबर पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अचानक से 101, 102, 103 से आते आते मैं एक पे आ गया, तो आपको बस इसका लॉजिक पता होना चाहिए। क्या सबको समझ आ रहा है या नहीं? बस इतनी सी बात, पेपर में नहीं आएगी वो बात मैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? अचानक से 102, 101, 102, 103 के बाद अचानक से 1 2 3 हो जाता है, तो आप घबराना मत। बस इतना याद रखना कि इंड एएस में ये वाली नंबरिंग आईएफआरएस के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये वाली जो नंबरिंग है वो, जल्दी बोलो, ये वाली जो नंबरिंग है वो आईएफआरएस के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये वाली जो नंबरिंग है, कमॉन कमॉन कमॉन, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। लर्न हो जाएगा ये? ठीक है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लर्न नहीं करना है बेटा, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, एक ना जो 30 मिनट वाली वीडियो आती है ना मेरी, सुन लो सुन लो सुन लो, अब इस बैच में नहीं कराऊंगा मैं, 30 मिनट की मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, उसके अंदर मैं एक सेशन ऐसा ले लूंगा जिसके अंदर इंड एएस के नंबर मैं याद कराने की कोशिश कराऊंगा, ठीक है? अगर जिन लोगों को लगता हो कि मुझे करने हैं तो आप कर लेना, उस 30 मिनट की वीडियो वो ऑप्शनल होगी, जिसने करना होगा कर लेगा, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि वो हुआ नहीं है, ठीक है ना? रूटीन बैच में नहीं कराऊंगा, अलग से मैं इंड एएस की एक लिस्ट बना के आपको लर्न करवाने की कोशिश करूंगा थ्रू दैट 30 मिनट वीडियो। ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इंड एएस का नंबर कई बार पूछ लेते हैं न्यू सिलेबस में। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से आएगा, अगर आएगा ना तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत वाइड हो जाएगा, फिर वो वैसे भी बहुत वाइड हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, आज रात को ना हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़े टाइम से ना बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर अकाउंट्स का एक भी चैप्टर इवनिंग में नहीं हुआ, क्योंकि हम काफी टाइम से एफएम ही पढ़ रहे हैं। तो सुन लो ध्यान से, एफएम के अंदर हमारा एक चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस ये दो चैप्टर हमारे रिवाइज करने रह गए हैं। रिवाइज मैं बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। कई बार ना बच्चा अकाउंट्स में बहुत पैनिक करता है, ठीक है? अब क्योंकि बच्चा अकाउंट्स में पैनिक करता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले 2 3 चैप्टर ना अकाउंट्स के ले लूँ, लाइक कैश फ्लो हो गया, कंसोलिडेशन हो गया और रेशोज हो गया, ठीक है? और ये 3 चैप्टर लेने के बाद जो है ना, सुन लो सुन लो सुन लो, एक चैप्टर ना, एक क्लास लूंगा मैं 8 से 10 घंटे की, जिसमें मैं इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंसेस, बायबैक, राइट इशू, डिबेंचर, रिडम्पशन, ये अंडर राइटिंग, ये सारे कवर अप कर लूंगा 8 से 10 घंटे के एक क्लास के अंदर। आपका कोर्स खत्म फिर। मेरी बात समझ आ रही है? एक सेशन रखेंगे 8 से 10 घंटे का, जिसमें हम ये सारे चैप्टर कर लेंगे। इनको मैं अलग अलग नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? एक साथ करा दूंगा। इसका मतलब बस ये चैप्टर मेरे को लगता है कि एक बारी मैं आपको करा दूं, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है या नहीं? मार्जिनल कॉस्टिंग 30 मिनट के वीडियो के अंदर आएगा बेटा। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ना, वो मैं 30 मिनट वाली वीडियो में 15 मिनट एक्स्ट्रा करके 45 मिनट्स ले लूंगा, 10 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके करा दूंगा। ठीक है जी, चलो रात को मिलते हैं आपके साथ, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को करेंगे हम लोग। ओके दोस्तों।
डिविडेंड हो चुका है। चलो बाय बाय बाय।